हेलो गाइस। इस वीडियो में हम 509 की यूनिट 6 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लर्नर एंड द लोकल कॉन्टेक्स्ट को देखने वाले हैं। सोशियो कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हम सभी जानते हैं इंडिया में डाइवर्सिटी है। इंडिया में हर चीज़ को लेकर वैरायटी देखने को मिलती है। इंडिया इज़ अ कंट्री इनक्रेडिबल फॉर इट्स डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो सकती है वो, और कल्चरल डाइवर्सिटी वो हो सकती है। इंडिया में अलग अलग तरह के एथनिक ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह की रिलीजन, लैंग्वेज। ये कल्चरल डाइवर्सिटी का मेजर सोर्स है। अगर हम बात करें कि इंडिया में टोटल कितनी कम्युनिटी हैं जिसको आइडेंटिफाई किया जा चुका है, तो वो है 4,635 कम्युनिटी आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जिनका अलग यूनिक ड्रेस पैटर्न है, लैंग्वेज जिनकी यूनिक है, फॉर्म्स ऑफ वर्शिप जिनकी यूनिक है, ऑक्यूपेशन, फूड हैबिट्स, किनशिप यानी गोत्र। तो ये सब चीज़ें किसको जन्म देती हैं? कल्चरल डाइवर्सिटी को जन्म देती हैं। अगर हम दूसरे लैंड की बात करें और मतलब दूसरी जगहों की बात करें, तो वहाँ पर क्या होता है, अलग अलग अगर अलग अलग कम्युनिटी रह रही हैं तो उनमें से एक कम्युनिटी डोमिनेंट हो जाती है और वो बाकी सबको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। लेकिन इंडिया की टेंडेंसी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। इंडिया में डाइवर्सिटी को नर्चर किया जाता है। Despite maintaining their distinct identities, several their caste, sects and communities have organic link with other segment of population in a region. देखो, बावजूद इसके कि कम्युनिटीज़ अपनी आइडेंटिटी को यूनिक रखना चाहती हैं, उनकी कास्ट अलग है, उनकी सेक्ट्स अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनका हमारे देश की बाकी पॉपुलेशन के साथ एक ऑर्गेनिक लिंक है, एक जैविक जुड़ाव है उनके साथ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करती हैं, और जो उनका कल्चरल लिंकेज है उसको मेंटेन करके रखती हैं बाय शेयरिंग रिसोर्सेज, ट्रेड्स एंड स्पेस। अब जो इंडिया में इतनी सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, है ना, क्रिश्चियन, तो ये सब जो लोग हैं ये अपने ट्रेड्स को, अपने स्पेस को, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अब यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए हुए हैं कि कितने परसेंट उनके ट्रेड्स मैच करते हैं, कितने परसेंट ट्रेड्स वो शेयर करते हैं। तो अगर हम हिंदू और मुस्लिम की बात करें तो 96.77% उनके ट्रेड्स शेयर होते हैं, और हिंदू 91% ट्रेड्स बुद्धिस्ट के साथ, 89% सिख्स के साथ, 77% जैन के साथ। इस तरह से अपने ट्रेड्स बाकी लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। इससे एक अलग तरह की आइडेंटिटी उनकी मिलती है जिसका नाम है पोलराइज्ड आइडेंटिटी। मतलब उन सब में एक ध्रुव होगा, उन सब में कुछ चीज़ें कॉमन होंगी, उन सब के जो ट्रेट्स है वो काफ़ी हद तक समान है, तो इसी को हम बोल देंगे पोलराइज्ड आइडेंटिटी हमारे देश में है। डाइवर्सिटी, हम सभी जानते हैं इंडिया में अलग अलग तरह के रिलीजन हैं, और रिलीजियस डाइवर्सिटी जो है वो इंडिया की पॉपुलेशन का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर है। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जिनका बर्थ प्लेस इंडिया ही है, जैसे हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, इस तरह से। और इंडिया वर्ल्ड के कुछ ऐसे देश जहाँ पर जोरोएस्ट्रियन पॉपुलेशन यानी पारसी लोग निवास करते हैं, उनमें से एक है। इंडिया में भी पारसी लोग हैं। इंडिया के अंदर बर्थ प्लेस जिन धर्मों का है वो धर्म तो रहते ही हैं। बाहर के कुछ धर्म जैसे क्रिश्चियन हो गए, जुडाइज्म हो गया, इनके फॉलोवर्स भी इंडिया के अंदर रहते हैं। इंडिया जो है इसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, बट इंडिया के लोगों के जीवन में, उनके डेली लाइफ में रिलीजन एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। इसकी जो सेरेमनीज़ हैं, रिलीजन्स की जो फेस्टिवल्स हैं, पिलग्रिमेज या फिर जो फैमिली रिलीजियस ट्रेडिशन है, उनके थ्रू रिलीजन इज टेकन फॉर मोर सीरियसली इन इंडिया दैन इन ऑफन इज इन द वेस्ट। जैसे पश्चिम में, पश्चिम का अर्थ है जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उनकी तुलना में अगर हम देखें तो भारत में रिलीजन
ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, यानी भारत के लोग ज़्यादा सीरियसली लेते हैं रिलीजन को अकॉर्डिंग टू इन कंपैरिजन टू वेस्ट। यहाँ पर आपको किस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है या डिफरेंट सेंसस में जो रिलीजियस कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन कितने परसेंट है उसका आपको एक चार्ट दे रखा है। पहले हिंदू 83% थे, फिर 82, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। अब हम सभी जानते हैं लैंग्वेज हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लैंग्वेज के थ्रू हम बोलते हैं, चालते हैं, अपने मन की बात शेयर करते हैं। इंडिया में 325 लैंग्वेज है, 325 लैंग्वेज हैं और 25 स्क्रिप्ट यूज़ होती हैं। 25 स्क्रिप्ट और 325 लैंग्वेज यूज़ हो रही हैं। और ये जो लैंग्वेज हैं या जो स्क्रिप्ट हैं ये किसी ना किसी लिंग्विस्टिक फैमिली से बिलोंग करती हैं, लिंग्विस्टिक परिवार, भाषाई परिवार से ये बिलोंग करती हैं। जैसे वो इंडो आर्यन हो सकता है, तिब्बतो बुर्मान हो सकता है, द्रविडियन हो सकता है, एस्ट्रो एशियाटिक हो सकता है, ठीक है, अंडमानीज हो सकता है। तो इस तरह से बिलोंग करते हैं। इंडिया के अंदर 65% पॉपुलेशन ऐसी है जो बाइलिंगुअल है, जिसको एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान है। इंडिया की जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो मल्टीलिंगुअल होती हैं, उनको अपनी भाषा और बहुत सारी भाषाएं उनको आती हैं। लैंग्वेज कॉन्टेक्ट थ्रू बायलिंगुअलिज्म इज़ मेजर व्हीकल फॉर सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन। ये जो मल्टीलिंगुअलिज्म है, जो ये बायलिंगुअलिज्म है, ये इंडिया में सोशल एंड कल्चरल इंटरेक्शन के लिए एक मेजर व्हीकल है, ठीक है। तो ये हमने देखा लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ लर्नर्स अंडरस्टैंड सोशल साइंस इश्यूज़। किस तरह से लर्नर्स सोशल साइंस के इश्यूज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे सोशल साइंस का जो उद्देश्य है, सोशल साइंस का जो एम है वो ह्यूमन बीइंग यानी मानव और मानव की सोसाइटी या जिन ग्रुप में, जिस समूह में मानव रहता है उसके बारे में क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है और एक जनरलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है। They deal with assumption about human behavior in collective living। किस चीज़ से ये लोग डील करते हैं कि ह्यूमन का व्यवहार ही है कि वो कलेक्टिव लिविंग में रहना पसंद करता है या कलेक्टिवली रहता है। अगर हम देखें एक बच्चा जब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है तो वो देखता है कि सबका ड्रेस पैटर्न अलग है, फूड हैबिट्स अलग है, रिलीजियस प्रैक्टिसेस सबकी अलग अलग हैं। तो जब ये अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में इस तरह की वेरिएशन को देखता है तो उनके बारे में अपनी अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, अपने एनवायरनमेंट को समझने का प्रयास करता है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो सोशल साइंस और साइंस दोनों ही आइडेंटिकल हैं, यानी इन दोनों में अगर हम समझने के प्रोसेस को लेकर देखें तो कोई भी अंतर नहीं है, क्योंकि चीज़ों को समझने का प्रोसेस तो सेम ही है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो। मोर ओवर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। अब लर्निंग के बेसिक प्रिंसिपल क्या है? अगर हमें किसी चीज़ को किसी बच्चे को कुछ अधिगम कराना है तो क्या बेसिक प्रिंसिपल है? तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन, चीज़ों का वर्णन करना उस बच्चे को आए, एक्सप्लेन करना आए चीज़ों को, प्रेडिक्शन करना उसको आए। तो ये सब क्या है? बेसिक प्रिंसिपल हैं लर्निंग के। आजकल हमने देखा कि जो सोशल साइंस का करिकुलम है वो चेंज होता जा रहा है अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द सोसाइटी, प्रेजेंट सोसाइटी। और इसी के साथ जो हमारी पेडागोजी है, हमारा करिकुला है, वो दोनों ही चेंज हो रहे हैं। और इस चेंजिंग सिनारियो में एज अ टीचर रिक्वायर टू बिकम मोर, हमें रिक्वायरमेंट है कि हम मोर लर्नर सेंटर बने देन टीचर सेंटर। हमारा कंटेंट जो है वो कनेक्ट करे बच्चे की रियल लाइफ से और उसका फोकस अंडरस्टैंडिंग पर हो, मेमोराइजेशन या फिर रटिफिकेशन पर ना हो उसका फोकस। अब यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, 4 widely recognized principle on which you should design the learning environment of your school। ये 4 प्रिंसिपल है जिन पर हमारा बेस्ड होना चाहिए जो भी हम डिज़ाइन कर रहे हैं, स्कूल एनवायरनमेंट या क्लास एनवायरनमेंट, ये इन 4 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए। फर्स्ट वन क्या है कि बच्चे एक्टिव लर्नर हो, इस तरह का एनवायरनमेंट हो जिससे बच्चे क्या बने? एक्टिव लर्नर बने, कोलैबोरेशन हो अदर स्टूडेंट्स के साथ। थर्ड वन, पार्टिसिपेट करें मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में और अपनी जो न्यू नॉलेज उन्होंने गेन करी है उसको वो प्रायर नॉलेज से रिलेट कर पाएँ। तो ये हमारा 4 प्रिंसिपल्स हैं जिन पर बेस्ड
हमारा स्कूल एनवायरनमेंट हमें डिज़ाइन करना चाहिए। 4 पॉइंट्स अभी पढ़े, उन चारों पॉइंट से आगे के हमारी 4 टॉपिक्स निकल कर आए। पहला, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। लर्निंग रिक्वायर्स द एक्टिव कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर। कि जो लर्निंग है वो क्या रिक्वायर करती है, एक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इन्वॉल्वमेंट। अब लर्निंग एट स्कूल रिक्वायर्स स्टूडेंट टू पे अटेंशन, टू ऑब्जर्व, टू मेमोराइज, टू अंडरस्टैंड, टू सेट गोल्स एंड टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग। ये अगर जब हम स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तो रिक्वायरमेंट है कि बच्चा चीज़ों पर ध्यान दे, चीज़ों को ऑब्जर्व करे, मेमोराइज करे, अंडरस्टैंड करे, अपने गोल्स को सेट करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वो एज्यूम कर पाए। ठीक है, ये जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, दीज कॉग्निटिव एबिलिटीज़ कांट बी डेवलप विदाउट द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट एंड एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर। अगर हमें ये मेमोराइज, ये अंडरस्टैंड, ये टू सेट गोल, एज्यूम, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जर्व, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अगर बच्चे के अंदर हमें डालनी हैं तो बच्चे का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव इंगेजमेंट बहुत ज़रूरी है लर्निंग प्रोसेस के अंदर। अगर हम प्राइमरी स्टेज की बात करते हैं तो जो बच्चे हैं वो अपने नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट के बारे में इस स्टेज पर अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एट दिस लेवल शुड बी बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड इलस्ट्रेशन रेदर देन एब्स्ट्रैक्शन। इस स्टेज पर एट द प्राइमरी लेवल, जब बच्चा प्राइमरी लेवल में है तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ऑब्जर्वेशन पर और इलस्ट्रेशन पर बेस्ड होती है, ना कि एब्स्ट्रैक्शन पर। अब इलस्ट्रेशन कैसे होने चाहिए, उदाहरण कैसे होने चाहिए, तो वो बच्चे की जो आस्पेक्ट ऑफ लाइफ है, जो उसकी डेली लाइफ है, वो उसकी फिजिकल, बायोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल आस्पेक्ट जो उसकी लाइफ का, उससे ही हम इलस्ट्रेशंस को ड्रॉ करें। पॉइंट्स को भी नोट कीजिएगा। द स्किल्स नेमली ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आर इम्पॉर्टेंट टू बिकम एन एक्टिव लर्नर। अगर हमें इस स्टेज पर बच्चे को एक्टिव लर्नर बनाना है तो उसके अंदर ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जैसी स्किल्स डेवलप हमें करनी होंगी। अब हम बात करते हैं अपर प्राइमरी स्टेज की। अपर प्राइमरी स्टेज में जो कंटेंट होता है सोशल साइंस का, वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर SPL, ये 3 क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। और हमारा जो मतलब जिन टॉपिक्स पर एम्फेसाइज किया हुआ होता है वो होते हैं पॉवर्टी, इलिटरेसी, चाइल्ड लेबर, कास्टिज्म, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, हेल्प स्टूडेंट टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड दीज इश्यूज। और अगर बच्चा एक्टिव लर्नर होगा तो इन इश्यूज़ को समझने में उसको हेल्प मिलेगी, वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएगा। अब एज अ सोशल साइंस टीचर एट एलिमेंट्री स्टेज, अब हम एज अ सोशल साइंस टीचर हमें सिर्फ ये जो स्किल्स हैं, ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, या फिर इंटरप्रिटेशन हो गया ऑफ कंटेम्पररी इश्यूज़, हमें सिर्फ इन सभी स्किल्स को डेवलप नहीं करना, बल्कि हमें बच्चे की लैंग्वेज, बच्चे के मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट से भी रिलेट करना है, इंटीग्रेट करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, द फॉलोइंग आर सम सजेशंस फॉर यू टू हेल्प योर स्टूडेंट लर्न दीज स्किल्स। अब कैसे इन स्किल्स को बच्चे के अंदर डेवलप करेंगे, उसके लिए कुछ यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए गए हैं। जैसे हम उन सिचुएशंस को अवॉइड करें जिसमें बच्चा पैसिव लर्नर बन जाता है, कि मैंने देखा ये सिचुएशन है या मैं बच्चों को ये टास्क दे रही हूँ तो बच्चे बोर हो रहे हैं, बच्चे एक्टिवली नहीं पार्टिसिपेट करें, तो मुझे ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए अगर वो एक लॉन्ग पीरियड के लिए आ रही हैं हमारे लर्निंग प्रोसेस में। तो और बच्चे को हैंड्स ऑन एक्टिविटी जैसे एक्सपेरिमेंट हो गया, ऑब्जर्वेशन द प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह की चीज़ें बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटी हमें प्रोवाइड करानी चाहिए। एनकरेज करना चाहिए पार्टिसिपेशन को, जैसे डिस्कशन में, कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज़ में। और हमें स्कूल विजिट जैसे म्यूज़ियम की हो गई या फिर ज़ू की हो गई या फिर टेक्नोलॉजिकल पार्क की हो गई, इस तरह की ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज कराना चाहिए। हमें बच्चों को छूट देनी चाहिए कि जो उन्होंने सीखा वो उसके बारे में डिसीजन लें, उन्होंने क्या सीखा, कैसे सीखा, इस तरह से। और हम बच्चों को असिस्ट करें इन फॉर्मुलेटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आर कॉन्सिस्टेंट विद देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस, इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशन। के बच्चे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को क्या करें, फॉर्मुलेट कर पाएँ, उसको अपने इंटरेस्ट, एस्पिरेशन, अपनी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से वो रिलेट कर पाएँ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशल पार्टिसिपेशन। लर्निंग इज़ प्राइमरीली अ सोशल प्रोसेस। प्राथमिक रूप से देखा जाए तो लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है और सोशल लाइफ में पार्टिसिपेशन होना सेंट्रल रोल प्ले करता है लर्निंग प्रोसेस में। सोशल पार्टिसिपेशन एक मेन एक्टिविटी है जिसके थ्रू लर्निंग होती है।
सोशल प्रोसेस में बच्चे का पार्टिसिपेशन उसके जन्म के बाद से ही शुरू हो जाता है, यानी जब से बच्चा अपने माता पिता के साथ इंटरेक्ट करना शुरू करता है तभी से उसका सोशल लाइफ में पार्टिसिपेशन भी शुरू हो जाता है। अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की कहते हैं, द वे चिल्ड्रन लर्न इज बाय इंटरनलाइजिंग द एक्टिविटीज, हैबिट्स, वोकेबलरी एंड आइडियाज ऑफ द मेन मेंबर ऑफ द कम्युनिटी इन विच दे ग्रो अप, कि बच्चा जिस कम्युनिटी में बड़ा हो रहा है उस कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़, उनकी हैबिट्स, उनके वोकैब, उनके आइडियाज़ को इंटरनलाइज करता है बच्चा और सीखता है, यानी अंतःकरण करता है। और इस वजह से कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट स्कूल लर्निंग का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। The teaching learning process in social science should be designed as to help the learner acquire knowledge and skills in an interactive environment, कि इस तरह से हमें सोशल साइंस का करिकुलम लर्निंग प्रोसेस डिज़ाइन करना चाहिए कि बच्चा नॉलेज को एक्वायर कर सके और इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में जितनी भी महत्वपूर्ण स्किल्स हैं उनको डेवलप कर सके। और इसी के साथ जो ये हमारा सोशल पार्टिसिपेशन है, इससे बच्चे और टीचर्स दोनों को ही एक मौका मिलता है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो साथ में सीख सकते हैं। और ये एक शिफ्ट है, शिफ्ट कहाँ से कहाँ तक, मेयर ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप वर्क, कि पहले हम क्या करते थे, चीज़ों का, नॉलेज का मेयर ट्रांसमिशन करते, नहीं प्योर ट्रांसमिशन, प्योरली उसको प्रेषित कर देते। मैंने सीखना, उनकी डेफिनेशन सीखी, एज इट इज़ मैंने बच्चों को लिखवा दी। लेकिन हमें इससे शिफ्ट करना है ग्रुप इन्वॉल्वमेंट, ग्रुप इंगेजमेंट की तरफ, ठीक है, ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरफ। यहाँ पर कुछ हमें सजेशंस दिए गए हैं जिनके थ्रू हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कैसा बना सकते हैं, पार्टिसिपेटरी बना सकते हैं। सबसे पहले हम बच्चों को ग्रुप में मतलब असाइन कर दें टू वर्क इन ग्रुप्स, और हमें टीचर नहीं बनना, हमें कोच और कोऑर्डिनेटर के रोल को भी समझना है। ऐसा इन्वायरमेंट हम क्रिएट करें जिसमें ग्रुप वर्क स्पेस हो, जहाँ पर रिसोर्सेज जो हों वो शेयर किए जाते हों। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू कोऑपरेट विद ईच अदर, बच्चों को सिखाना है किस तरह से वो एक दूसरे से कोऑपरेट कर सकते हैं। हमें क्रिएट करनी है सर्कमस्टेंसेस फॉर स्टूडेंट्स टू interact with each other to express their opinion, to evaluate other students argument, कि हमें इस तरह की घटनाएं, इस तरह के इंसिडेंट हमें एज्यूम करने हैं, क्रिएट करने हैं, जिसमें बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्ट करे, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस कर पाए और दूसरे बच्चों की आर्ग्यूमेंट को, दूसरे बच्चे के तर्क को इवेलुएट कर पाए। हमें लिंक करना है कम्युनिटी को स्कूल से, ठीक है। अगर मालूम कोई टॉपिक पढ़ाएं तो हम अपने गाँव का एक हम गाँव में से ही सर्वे करके कैसी हैबिट्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कितना है, फूड हैबिट्स क्या हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें ताकि बच्चा अपने स्कूल को, अपनी कम्युनिटी से लिंक कर पाए। अरेंज करें डिबेट को, डायलॉग को, डिस्कशंस को। अरेंज डिस्कशंस ऑफ स्टूडेंट विद लोकल रिसोर्स पर्सन एंड पब्लिक फंक्शनरीज। अब हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों के लिए ना हमें लोकल रिसोर्स पर्सन करना चाहिए। मान लो मैं किसी दिन पढ़ा रही हूँ ट्रांसपोर्ट, तो मुझे किसी बस ड्राइवर को अपने उसमें ले आना चाहिए। या फिर अगर मान लो मैं मिट्टी के बर्तन के से रिलेटेड कोई मेरा चैप्टर है, मटके से रिलेटेड, तो मैं कुम्हार जो हमारे एरिया में हो, जो हमारा लोकल पर्सन हो, किसी का अंकल हो, मतलब स्कूल में उस एरिया से बच्चे आते तो बच्चे अपने कम्युनिटी को अपने स्कूल से रिलेट कर पाएंगे। रिपोर्टर्स ऑफ ओडिशा, ओडिशा में बच्चों को संवाददाता बना दिया, बच्चों को रिपोर्टर बना दिया। द प्रोजेक्ट ऑफ चाइल्ड रिपोर्टर, ये जो प्रोजेक्ट था चाइल्ड रिपोर्टर का, ये 2005 में शुरू किया गया था उस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, सर्व शिक्षा अभियान के अंदर। और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम है कोरापुट, जो ओडिशा में है। और इसमें यूनिसेफ और पीपल्स ग्रुप फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट यानी PGCD की पार्टनरशिप भी शामिल थी। इसमें जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया तो इस प्रोजेक्ट में 100 बच्चे शामिल थे और 10 स्कूल शामिल थे, यानी 10 स्कूल के 100 बच्चों को पहले ट्रेनिंग दी गई किस तरह से उन्हें रिपोर्टिंग करनी है। और जब 2010 में हमने देखा तो इसमें 6,000 बच्चे इन्वॉल्व हो गए और 600 स्कूल शामिल हो गए अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट बाय द एंड। और ये जो बच्चे थे क्या करते थे, इंटरेक्ट करते थे पीपल के साथ, ऑब्जर्व करते थे अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, एजुकेशन को, हेल्थ को, डेवलपमेंट को, इन सभी इश्यूज़ को वो नोट करते थे। और वो एक न्यूज़पेपर उस टाइम शुरू किया गया जिसका नाम था अंकुरोदय। और अंकुरोदय में इन चीज़ों को वो प्रेस करते थे। अब उस डिस्ट्रिक्ट में, यानी कोरापुट जो था डिस्ट्रिक्ट, उसमें तो अंकुरोदय
अंकुरोद्गम के माध्यम से पब्लिश होने लगी चीज़ें, लेकिन उस स्टेट के बाहर अनुपम भारत एक न्यूज़पेपर था, डेली न्यूज़पेपर था, उसके माध्यम से पब्लिश और डिस्ट्रीब्यूट होने लगा। और इन्होंने ये पाया गया कि दे आर फाउंड टू ऑब्जर्व, क्वेश्चन, रिलेट, ड्रॉ इंटरफ्रेंस एंड रिपोर्ट ऑन इश्यूज अफेक्टिंग दैम, देयर पेरेंट्स एंड देयर कम्युनिटीज, देयर विलेज। कि जो इश्यूज, जो चीज़ों को वो ऑब्जर्व कर रहे हैं या वो इंटरफ्रेंस कर रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही हैं उनके पेरेंट्स को, उनकी कम्युनिटी को। और फील्ड ऑब्जर्वेशन ओवर टाइम और रिवील्ड दैट दे प्रैक्टिस हेल्दी बिहेवियर। कि जो फील्ड ट्रिप्स थी, इस तरह के ऑब्जर्वेशन जो ये लोग बच्चे कर रहे थे, उनसे पता चला बाद में कि वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर बने और वो चेंजिंग एजेंट बने उनकी कम्युनिटी के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। टॉपिक है मीनिंगफुल एक्टिविटीज़। बच्चे बेहतर तरीके से सीखते हैं जब वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक्टिविटीज़ इनकी डेली लाइफ, इनकी रियल लाइफ और इनके कल्चर से रिलेट होनी चाहिए, रेलेवेंट होनी चाहिए। बहुत सी स्कूल एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चे के लिए मीनिंगफुल नहीं होती, क्योंकि ना तो बच्चा उन्हें समझ पाता, ना ही बच्चा ये समझ पाता है कि क्यों इन एक्टिविटीज़ को उसको कराया जा रहा है, इन एक्टिविटीज़ का क्या बेनिफिट होगा। तो जो हमारी स्कूल एक्टिविटीज़ है वो तब भी मीनिंगफुल नहीं होती जब वो उनके कल्चर से रिलेट नहीं करती, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स कल्चर है। यहाँ पर अगर हम बच्चे को ऐसी एक्टिविटी करा देंगे जो दूसरे बच्चे के कल्चर से रिलेट नहीं करती, तो ये एक्टिविटीज़ भी बच्चों के लिए मीनिंगफुल नहीं होंगी। बट एक इंडिविजुअल तब सीखता है जब वो कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही हो, जब कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को सिखाया जाता है, तब इंडिविजुअल अच्छे से सीख लेता है। प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट की बात करें बच्चे की, तो वो उसका एनवायरनमेंट होता है और उसकी कम्युनिटी होती है बच्चे की। उसमें उसके चारों तरफ कौन से पेड़ हैं, कौन से बर्ड्स हैं, कौन से फ्रूट्स हैं, किन फेस्टिवल्स को वो लोग मनाते हैं और उनके क्या क्या रिचुअल्स हैं, ये सारी चीज़ें बच्चा रोज़ ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है अपने चारों। तो ये उस बच्चे का प्राइमरी कॉन्टेक्स्ट होता है। तो हमें चीज़ों को इसी कॉन्टेक्स्ट में रख कर ही पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि हम बच्चे को ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट कैसे दे सकते हैं। मान लो हमें आवर इन्वायरमेंट चैप्टर पढ़ाना है, तो हम बच्चों को अपने स्कूल के चारों तरफ ले जाके जो चीज़ें हैं, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, क्या नॉन लिविंग थिंग्स है, कौन सी लिविंग थिंग्स है, इसकी एक सूची बनवा सकते हैं। बच्चों को मतलब एक तरह से छोटा सा एक ट्रिप करा सकते हैं अपने स्कूल के चारों तरफ बच्चों को घुमा के। तो बच्चा इसको रिलेट कर पाएगा अपने डेली लाइफ के कॉन्टेक्ट से, इस चैप्टर को, अवर इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज। कि हमें क्या आज के कल की जो रिसर्च हैं वो ये मानती हैं कि बच्चा क्या करता है, जो नई इन्फॉर्मेशन होती है उसको प्रायर नॉलेज से रिलेट करता है और ये उसकी लर्निंग के लिए क्रिटिकल है, यानी इम्पॉर्टेंट है। बच्चा जो भी नया सीखता है, न्यू आइडियाज़ को अपने एग्जिस्टिंग आइडियाज़ से कनेक्ट करता है। और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर समवन टू अंडरस्टैंड और लर्न समथिंग दैट इज़ कम्प्लीटली अनफैमिलियर। अगर ऐसे ही बच्चे को हम ऐसी कोई चीज़ सिखाएं जो उसके लिए कम्प्लीटली अनफैमिलियर हो, तो बच्चा उसको सीख ही नहीं पाएगा। अगर हम बच्चों को ऐसी चीज़ सिखा रहे हैं जो बच्चा पहले से उसके बारे में कुछ जानता है और पहले से जो उसकी इन्फॉर्मेशन है उसमें वो उसको ऐड कर रहा है, तब बच्चा सीखता है, जाना पहचाना, फैमिलियर कॉन्सेप्ट उसको लगता है, क्योंकि वो उसके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही कुछ जानता है। अब जैसे हमें डेमोक्रेसी पढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को अपने उसके गांव की जो मीटिंग है, ग्राम सभा है, जो पल्ली सभा है, उसको दिखाएंगे, कैसे उसकी प्रोसीडिंग हो रही है उसको दिखाएंगे। तो बच्चे डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएगा। ट्रांसपोर्ट पढ़ाना चाहते हैं तो हम पहले वीडियो प्रेजेंटेशन बच्चे को दिखा सकते हैं ताकि बच्चा उसे ढंग से समझ पाए। यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं, जैसे हमें क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए लेसन को बिफोर स्टार्टिंग इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट स्टूडेंट हैव अ नेसेसरी प्रायर नॉलेज। चैप्टर को शुरू करने से पहले थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहिए बच्चों के साथ, ये जानने के लिए कि बच्चे पहले से ही उस चैप्टर के बारे में कुछ नॉलेज, कुछ प्रायर नॉलेज रखते हैं, कैसी नॉलेज रखते हैं। ऑफन स्टूडेंट्स प्रायर नॉलेज इज़ इनकम्प्लीट और देयर आर फॉल्स बिलीव्स एंड मिसकंसेप्शन। अब ऐसा तो नहीं है जो उनकी प्रायर नॉलेज है पूरी तरह से सही हो, पूरी तरह से वो ठीक हो, तो अधूरी भी वो हो सकती है। तो हमें उनकी मिसकंसेप्शंस को दूर करना है। स्टूडेंट से पूछना है टू डू सम प्रिपेरेटरी वर्क ऑन देयर ओन, कि खुद से वो कुछ ऐसे प्रिपरेशन करें, कुछ ऐसे वर्क करें अपने आप। उनसे कुछ क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं जो वो जानते हैं और जो उनको पढ़ाया गया उनके बीच में वो रिलेशनशिप को बिल्ड कर पाए या नहीं। ब्रिंग आउट द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज अक्रॉस डिसिप्लिन्स। हमें चीज़ों को डिसिप्लिन की जो बिल्डिंग
बाउंड्रीज़ हैं उनको तोड़ कर, यानी उनको नहीं देखना, बल्कि हमें नॉलेज को इंटर रिलेट करना है, चाहे वो कोई से भी डिसिप्लिन से वो नॉलेज आ रही हो। एनकरेज डायलॉग, डिबेट, आर्ग्यूमेंट, डायलॉग को, डिबेट को, आर्ग्यूमेंट्स को हमें इनकरेज करना है।